हो गया चालू। चलो फिर ठीक है। तो हेलो 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 मेरे प्रहार वालों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे भैया, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो भैया सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय श्री श्याम और जय बालाजी महाराज। तो भैया आज अपना लेक्चर होने वाला है किस पे सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक पहला लेक्चर होने वाला है। तो भैया सबसे पहले ये लेक्चर अभी देने का कारण क्या है भाई, अपने को जो फिजिक्स है अपनी भैया वो 11th और 12th दोनों की कंप्लीट करनी है 3 से 3.5 महीने में। तो भैया थोड़ा सा मेरे को ऐसे चलना पड़ेगा, पैरेलल लेक्चर्स देने पड़ेंगे। बात आ रही है समझ में? लेकिन भैया ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो तेरे को समझ में नहीं आएगी। अगर तूने भैया थोड़ा खत्म से खत्म जो बच्चा भी होगा ना वो भी समझ लेगा, क्योंकि भैया मैं ऐसा मान के चल रहा हूं क्योंकि आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, और ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो तेरे दिमाग में एंटर नहीं करेगी या तेरे को समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल सर। लेकिन भैया मेरी बात सुन, मैं चाहता हूं कि अपन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो भैया एक अच्छे लेवल का अपन कंप्लीट करें, एक अच्छे लेवल पे जाएं। तो भैया उसके लिए मेरे को चाहिएगा तेरा सपोर्ट। और भैया तुम्हारी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी है कि सर आखिरी हम 4 महीने में जो हम तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या नहीं आ सकती है भैया, उसके लिए भी अपन डिस्कशन करेंगे, लेकिन वीडियो के थोड़ा सा लास्ट में। अब सपोर्ट कैसा? सपोर्ट ऐसा मेरे भाई कि भैया अपने को जो बेसिक बेसिक चीजें हैं उन पे अपने को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, उन पर अपने को ज्यादा टाइम नहीं लगाना, उनसे अपने को जल्दी से बस एकदम ऊपर ऊपर से ओवरव्यू लेके निकलना है कि जैसे व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या हो गया, मेथड ऑफ चार्जिंग क्या हो गई भैया, इनसे अपने को क्या है भैया जल्दी से जल्दी निकलना है। बात आ रही है समझ में? इन पे अपने को नहीं फंसना, कूलम्स लॉ पे नहीं फंसना, क्योंकि कूलम्स लॉ तेरे को आता है भैया, लेकिन फिर भी मैं कूलम्स लॉ पढ़ाऊंगा, लेकिन भैया व्हाट इज चार्ज, ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज भैया इस पे बस अपन ऊपर ऊपर से देखेंगे। बात आ रही है समझ में? ठीक है भैया, इस पे ज्यादा अपन टाइम वेस्ट करने वाली कोई भी चीज नहीं है। अपने को बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस लगाने, उतने टाइम में मैं तेरे को बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस करवाऊंगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर। तो भैया चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या अपना पहला लेक्चर किस पे सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। तो अगर मैं तेरे से बात करूं कि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, भाई ठंड हो रही है, अपना ध्यान रखो, ठीक है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोले सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? मेरी बात सुन यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हो गया कि सर इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो इसका मतलब सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या हो गया सर? चार्ज एट रेस्ट। ये जो सारी की सारी कहानी है मेरे दोस्त, सारी की सारी जो कहानी है वो किसकी है सर? चार्ज की। जिसमें अपन क्लास 12 की फिजिक्स में जो अपना पहला चैप्टर होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसमें अपन चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। सारी की सारी बातें अपन चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज की वजह से रुका हुआ जो चार्ज होता है वो किस तरह की फील्ड जनरेट करता है, कैसे कैसे उसके इफेक्ट्स होते हैं, वो सारी चीजें पढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर वैसे आ जाता है कि एक चार्ज की वजह से एक आर डिस्टेंस दूरी पर पोटेंशियल कितना होता है, दो चार्ज या सिस्टम, किसी दो सिस्टम, चार्ज सिस्टम के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, अपन कैसे लिखते हैं, वो सारी चीजें अपन दूसरे चैप्टर में पढ़ते हैं। फिर तीसरा आता है अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी। भैया वैसे अगर कोटा की बात करूं, कोटा में सर आपने कैपेसिटर का नाम क्यों नहीं लिया? अभी बताता हूं कि कोटा में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो कैपेसिटर से पहले करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ कुछ फंडे, मतलब कुछ नहीं ऑलमोस्ट बहुत सारे फंडे भैया कहां काम आते हैं? कैपेसिटर में। तो भैया सर लोग क्या सोचते हैं, जो अच्छे टीचर्स हैं वो क्या करवाते हैं? सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी कराते हैं, फिर उसके बाद कहां पे जाते हैं सर? फिर उसके बाद जाते हैं कहां पे? कैपेसिटर पे। क्योंकि अगर एक बार तूने करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कर लिया तो इसका मतलब तेरा जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? एकदम अच्छे तरीके से कवर अप हो जाएगा। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ते हैं। फिर तेरा आता है भैया क्या? कैपेसिटर। कैपेसिटर में भी अपन चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। बिल्कुल सर, कि सर हमारे पास दो प्लेटें होती है सर, अगर एक पे चार्ज क्यू तो दूसरे पे माइनस क्यू, दोनों पे बराबर बराबर चार्ज होता है, उनके बीच में क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह वगैरह सारी चीजें अपन पढ़ते हैं। फिर आता है अपना मैग्नेटिज्म, फिर आता है अपना ईएमआई। बिल्कुल सर, फिर आता है अपना एसी, और फिर अपना एक आखिरी में चैप्टर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो भैया ऐसे करते करते भैया इस पूरी जो ये बंडल बना है अपना, इसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। खैर इस पे अपन बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी अपन आते हैं भैया अपने मेन टॉपिक पे कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, स्टैटिक का मतलब रेस्ट। कि सर अब ये चार्ज होता क्या है? चार्ज होता क्या है? चार्ज बेसिकली भैया एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से भैया दो पार्टिकल आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्शन करते हैं। कि भैया दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो दो अपोजिट चार्ज पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं मेरे दोस्त? अट्रैक्ट करते हैं। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल सर, बात आ गई समझ में। अब सर प्रॉपर्टी क्या होती है कि सर दो चार्ज पार्टिकल दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। कि अगर पॉजिटिव चार्ज दो, अगर लाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है भैया, तो ये बस बेसिक बेसिक बात थी कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज की वगैरह वगैरह, चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है, इस पे अपने को ज्यादा अभी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब मेरी बात सुन सर, आप यहाँ पे चार्ज की बात कर रहे हो तो आप मेरे को ये बता दो कि किसी बॉडी को हम किस प्रकार से चार्ज करेंगे, किसी बॉडी को अपन किस प्रकार से चार्ज करेंगे। तो अब मेरी बात सुन भैया, इस पे ज्यादा अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक तरीके से बता देता हूं। पहला आता है अपना फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और हाँ, एक चीज और याद रखना मेरे भाई, जो भी अपन ये कहानी पढ़ रहे हैं कि किसी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं, इसमें जो भी चार्ज का लेन देन होगा भैया, इसका मतलब ये है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन का आवन जावन होगा या इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा। क्योंकि भैया प्रोटॉन को अपन नहीं भेज सकते, पॉजिटिव चार्ज को अपन इधर से उधर नहीं कर सकते। अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये नहीं कि तूने उसको पॉजिटिव चार्ज लाके दे दिया कि भैया ले ये लो पॉजिटिव चार्ज ले लो। ना भाई ना, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा होता तो इसका मतलब तू एक बॉडी को प्रोटॉन दे रहा है, और अगर तू प्रोटॉन दे रहा है तो इसका मतलब भैया अगर ऐसा हो रहा होता तो अपन क्या कर सकते थे, सोने का मतलब चांदी का सोना बना देते, चांदी का सोना बना देते, बिल्कुल सर चांदी का सोना बना देते। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेसिकली जो प्रोटॉन है वो रिलेटेड है किससे, एटॉमिक नंबर से। बात आ रही है समझ में। तो अब आगे बढ़ते हैं कि सर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये हो गया कि भैया जब मैं अपने दोनों हाथों को ऐसे 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 रब करता हूं तो तेरे को पता है कि भैया मेरे दोनों हाथों के बीच में फ्रिक्शन लग रहा होता है, और इस फ्रिक्शन का जो नेट वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से अपने को हाथ गरम गरम फील होते हैं, वो हीट जनरेट होती है। अगर वही हीट मैं भैया हाथ से इलेक्ट्रॉन निकालने में इस्तेमाल कर लूं, किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इस्तेमाल कर लूं, तो भैया उसी चीज क्या वो बॉडी चार्ज हो जाएगी। और अगर वो बॉडी चार्ज हो गई तो इसका मतलब मैंने यहां पे क्या किया, फ्रिक्शन की वजह से बॉडी को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। तो इसका मतलब इसमें अपन क्या करते हैं, फ्रिक्शन से बॉडी को चार्ज करते हैं। बिल्कुल सर। दूसरा थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन का मतलब सर यहां पे अपन हीटिंग के जरिए किसी बॉडी को गर्म करते हैं। बेसिकली ये अपना आता है भाई, जब अपन मॉडर्न फिजिक्स में एक्सरे पढ़ते हैं तब आता है ये कि सर अगर मैं किसी मेटल टारगेट पर हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स गिराता हूं, मेटल टारगेट पे हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स गिराता हूं, तो वहां से हमें फोटोन जैसा या फिर मतलब कोई भी तरीके की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो हमें देखने को मिलती है, तो उसी को अपन एक्सरे बोल दिया करते थे। बिल्कुल सर, वो सारी कहानी भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन कब, जब अपन एक्सरे पढ़ेंगे। बिल्कुल सर, वहां पे अपन जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं फिलामेंट से वो उसको गर्म करके निकालते हैं, तो उसी को हमने बोल दिया थर्मियोनिक इमिशन। तीसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अबे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो सर हमने क्लास 11th में केमिस्ट्री में भी पढ़ लिया होगा थोड़ा बहुत, कि सर किसी मेटल पर जब हम उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा ज्यादा, जब अपन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी की जब अपन रेडिएशंस गिराते हैं, तो सर उससे हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि सर उससे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बॉडी जो हो जाएगी वो चार्ज हो जाएगी। तो भैया एक ये भी तरीका होता है किसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जिससे अपन किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। चौथे की अगर मैं बात करूं तो भैया यहां पे एक चीज और आती है, मेथड ऑफ इंडक्शन। मेथड ऑफ इंडक्शन भैया अभी मैं यहां पे ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि इस पे भैया अपन अच्छे से 4 से 5 लेक्चर लगाने वाले हैं। जब अपन कैपेसिटर पढ़ेंगे, कैपेसिटर में बेसिकली अपन यही देखेंगे कि जब अपन दो कंडक्टिंग प्लेट्स को जिसमें से अगर मैं एक कंडक्टिंग प्लेट को क्यू चार्ज दे दूं तो भैया क्या होगा, दोनों प्लेटों पे भैया क्यू और माइनस क्यू चार्ज आ जाता था। दोनों प्लेटों पे क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज आ जाता था। वो कैसे आता था, वो भैया आता था इंडक्शन की वजह से। तो भैया इंडक्शन को अपने को एकदम अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ना है, तो इसमें अपने को कोई लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है कि सर आपने अभी यहाँ पे पढ़ाया नहीं, तो भाई वहां पे अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे सारा का सारा। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल सर। लेकिन अगर तू अभी एक हल्का सा आइडिया लेना चाहे तो इस प्रकार से ले ले कि मान ले यहाँ पे ये 2 बॉडीज हैं, मान ले यहाँ पर ये 2 बॉडीज हैं, मान ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 कंडक्टिंग बॉडीज है, मैंने बोल दिया ठीक बात है सर। मैंने बोला कि भैया मैं यहां पर एक रॉड लेके आया, कुछ इस प्रकार से एक रॉड लेके आया मान ले, ठीक है, जिसपे मैंने बोल दिया क्या है मेरे भाई, जिसपे मैंने बोल दिया पॉजिटिव 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 चार्ज है। तो भैया अगर मैं बोलूं कि भैया ये दोनों कंडक्टिंग बॉडीज है, तो अगर कंडक्टिंग बॉडीज है तो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज देखेंगे तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इस पॉजिटिव चार्ज की ओर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। कुछ इस प्रकार से नेगेटिव 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 नेगेटिव, बिल्कुल सर इस प्रकार से अट्रैक्ट होंगे। और इसके करस्पॉन्डिंग क्या यहां पे सर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा।
मान ले अगर इस पे टोटल चार्ज Q है तो भैया इस पे मान ले Q डैश माइनस Q डैश चार्ज इंड्यूस हो गया और इस पे Q डैश चार्ज आ गया। अभी भी भैया दोनों बॉडीज क्या है सर, न्यूट्रल है। अभी भी दोनों बॉडीज पे नेट चार्ज कितना है, 0 है। लेकिन अब अगर मैं ऐसा करूं कि भैया मैं इस वाले रॉड को हटा दूं और इस वाले को मैं क्या करूं, यहां पर अलग अलग कर दूं इस प्रकार से, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर इधर देख इधर देख इधर देख, यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा ये कि ये जो बॉडी है ये क्या हो जाएगी सर, एक प्रकार से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। और सर ये वाली जो बॉडी थी, ये वाली जो बॉडी थी ये एक प्रकार से क्या बन जाएगी, नेगेटिव चार्ज बन जाएगी। लेकिन मेरे को एक बात बता, क्या यहां पर उस रॉड ने इन दोनों बॉडीज को छुआ, क्या नहीं छुआ? तो भैया बिना छुए क्या तूने दोनों बॉडीज को चार्ज बना दिया? तो भैया इसी को बोलते हैं इंडक्शन, कि जिसमें अपन बिना छुए भी किसी बॉडी को क्या कर सकते हैं भैया, चार्ज कर सकते हैं। तो भैया इसी को अपन ने बोल दिया मेथड ऑफ इंडक्शन। अब इस पे अपन सारी की सारी कहानी कहां पे पढ़ेंगे, सारी की सारी कहानी अपन पढ़ेंगे जब अपन कैपेसिटर वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे अपन इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तो इस पे मैं अभी ज्यादा बकैती नहीं करूंगा। बिल्कुल सर, तो भैया यही तेरा क्या होता है सर, मेथड ऑफ इंडक्शन। बिल्कुल सर, ठीक है। अब पांचवा एक चीज और आती है यहां पे, मेथड ऑफ कंडक्शन। और हां एक चीज और याद रखना भाई, एक चीज और याद रखना कि अगर मैं तेरे से ऐसा बोलूं, मान ले, ठीक है, मान ले कि सर आपने ये जो काम किया यहां पर, आपने ये जो भी काम किया है यहां पर, बिल्कुल सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, यहां पे आपने ये जो भी कार्य किया, ठीक है सर, ये क्या केवल और केवल कंडक्टर में ही होगा क्या? मैंने बोला नहीं भाई, ये कंडक्टर में और इंसुलेटर में दोनों में होगा। तो कहेगा सर कैसे? अबे मेरे को एक बात बता, क्या कभी कंघे से तूने कागज के टुकड़ों को नहीं चिपकाया क्या? बिल्कुल सर चिपकाया। तू क्या करता था भैया, कंघा लेता था, उसको बालों में ऐसे ऐसे रब करता था, बिल्कुल सर, और जब उसको तू कागज के टुकड़ों के पास लेके जाता था तो क्या कागज के टुकड़े क्या भैया अट्रैक्ट हो जाते थे? तो क्या कागज के टुकड़े कंडक्टर थे क्या? नहीं। क्या कागज के टुकड़ों पर भैया कोई चार्ज था क्या? नहीं। तो भैया फिर भी वो क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। तो भैया ये कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं भैया? मान ले, इधर सुन इधर सुन इधर सुन इधर सुन, मान ले तूने यहां पर एक रॉड ली, ठीक है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, बिल्कुल सर। वहां पे जो इंडक्शन हो रहा होता है वो भैया बेसिकली डाइपोल्स की वजह से हो रहा होता है। क्या हो रहा था मेरे भाई, डाइपोल्स की वजह से। और भैया मैंने बोल दिया, मैंने यहां पर ले लिया एक कागज, कागज का टुकड़ा ले लिया, कागज ले लिया हमने। तो भैया अब क्योंकि इसके अंदर भी नेट चार्ज तो 0 है, लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर भी होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि भैया यहां पे इस प्रकार से डाइपोल बन जाएंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। और अगर तू इनको देखे सॉरी, बात आ रही है समझे? इस प्रकार से डाइपोल बन जाते हैं, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो पेयर होते हैं, जो क्लाउड होते हैं, वो इस प्रकार से अपने आप को अलाइन कर लेते हैं कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन अब अगर मैं तेरे से ऐसा बोलूं कि सर ये ओवरऑल जो कागज है वो तो अभी भी कैसा है सर, अभी भी ये न्यूट्रल है। लेकिन अगर तू ऐसा देखे तो अगर मैं इस वाले सरफेस की बात करूं, इस वाले सरफेस की बात करूं, तो यहां पे एक तरीके से क्या है मेरे भाई, यहां पर एक तरीके से चार्ज इंड्यूस हो चुका है। यहां पर एक तरीके से इस वाले सरफेस पे क्या हो जाता है, चार्ज इंड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से तेरे कागज के टुकड़े क्या होते हैं भाई, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। बात आ रही है समझ में? तो भैया इस प्रकार से होता है। अब एक चीज और आती है सर, मेथड ऑफ इंडक्शन। पांचवा, मेथड ऑफ इंडक्शन, कंडक्शन, सॉरी, मेथड ऑफ कंडक्शन। ये बेसिकली तेरे को कंडक्टर्स में देखने को मिलेगा। मेथड ऑफ इंडक्शन क्या, मेथड ऑफ कंडक्शन क्या है सर, मेथड ऑफ कंडक्शन क्या है सर? यहां पे क्या होता है कि जब तूने ऐसा सवाल देखा होगा कहीं ना कहीं पे, अपनी शीटों में भी देखा होगा कि अगर वो ऐसा बोले कि भैया उसने दो आइडेंटिकल स्फीयर्स को एक मेटेलिक वायर से क्या कर दिया मेरे भाई, कनेक्ट कर दिया।
मान ले ये चार्ज Q था, ये पहले क्या था, न्यूट्रल था। तो अगर ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल हुआ करते थे, अगर ये दोनों के दोनों क्या हुआ करते थे मेरे भाई, आइडेंटिकल हुआ करते थे, तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पर क्या होता था सर, यहाँ पर Q/2 और यहाँ पर Q/2 आ जाया करता था। तो इसका मतलब मेरे को एक बात बता, क्या यहाँ पर क्या यहाँ पर ये जो न्यूट्रल वाला स्फीयर था, तूने इसको चार्ज बना दिया? बिल्कुल सर, मैंने इसको चार्ज बना दिया। और अगर तूने इसको चार्ज बना दिया तो भैया इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ कंडक्शन या फिर चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब मेरी बात सुन, क्या यहाँ पे दोनों बॉडीज ने आपस में टच किया? बिल्कुल सर। तो भैया यहाँ पर टचिंग होनी जरूरी है, यहाँ पर टचिंग इज अलाउड, यहाँ पर टचिंग इज नेसेसरी। बात आ रही है समझ में? तो भैया यहां पर जो छूना जरूरी है, भैया बात आ रही है समझ में, छूना यहां पर जरूरी है। बात आ गई समझ में? ठीक है सर, बात आ गई समझ में। तो सर अब इस पे भी भैया क्वेश्चन करेंगे जब अपन कंडक्टर्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, कंडक्टर्स पढ़ेंगे तो भैया लास्ट में जब पोटेंशियल के लास्ट में जब अपन कंडक्टर्स पढ़ेंगे तो वहां पर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। वहां पे ऐसा भी क्वेश्चन। अब मेरी बात सुन, क्या तूने इन दोनों कंडक्टर्स को वायर से कनेक्ट कर दिया, तूने चार्ज को फ्लो होने के लिए रास्ता दे दिया, तूने चार्ज को फ्लो होने के लिए रास्ता दे दिया। बिल्कुल सर, चार्ज को फ्लो होने के लिए तूने एक कंडक्टिंग मीडियम दे दिया, तो भैया इसी की वजह से तो चार्ज का फ्लो हुआ है। अब तू कहेगा कि सर इस पे प्लस Q/2, क्या ऐसा हुआ होगा कि इससे जो प्लस Q/2 यहां पे आ गया होगा? मैंने बोला नहीं भाई, मैंने क्या बोला कि जो भी खेल चल रहा है वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के आने जाने या इलेक्ट्रॉन के लेने देने का हो रहा है। तो इसका मतलब सर अगर इस पे Q/2 का पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो इसका मतलब यह हुआ होगा कि इसमें से इतने ही इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के इस साइड चले गए होंगे यहां पर, यानी कि यहां से माइनस Q/2 का जो चार्ज है वो यहां चला गया होगा, जिसने प्लस Q/2 और माइनस Q/2 मिलके क्या बन गए होंगे, इस पे प्लस Q/2। बात आ गई समझ में? तो भैया याद रखना, जो भी सारा का सारा जो खेल चल रहा है वो इलेक्ट्रॉन के आवन जावन या इलेक्ट्रॉन के लेन देन का ही हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज कभी मूव नहीं करेगा। बात आ रही है समझ में? क्योंकि अगर ऐसा हो रहा होता तो सर हम सोने का चांदी या चांदी का सोना बना देते। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो अब सर इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं भैया। इस पे जब अपन कंडक्टर्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इस पे भैया पूरी पीएचडी करेंगे। कैसे भैया? तूने ऐसा सवाल देखा होगा, ठीक है, ऐसा सवाल तूने देखा होगा, बिल्कुल सर, ठीक है। तूने ऐसा देखा होगा कि इनको वायर से कनेक्ट कर दिया, इसको अर्थिंग कर दी। तो भैया ये बेसिकली क्या है, जब तूने इन दोनों इस वाले स्फीयर और इस वाले स्फीयर को वायर से कनेक्ट कर दिया तो यहां पे क्या है, कंडक्शन ही तो हो रहा है। यहां पे क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन ही तो हो रहा है। तो भैया ये सारी कहानी अपन पढ़ेंगे जब अपन कंडक्टर्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो अभी इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, एक चीज और याद रखना, तू कहेगा कि सर क्या यहाँ पे चार्ज फ्लो होता रहेगा क्या? मैंने बोला नहीं। तो भैया चार्ज फ्लो कब तक होगा? कई बच्चे बोलते हैं सर जब तक दोनों पे चार्ज सेम ना हो जाए। और भैया यहीं पे तेरा क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि भैया ये चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज क्या नहीं हो जाता, जीरो नहीं हो जाता। क्यों सर? अगर मैं ऐसा बोलूं, ये इसका रीजन मिलता है भैया यहां से, सर V बराबर IR। अगर मैं ऐसा बोलूं, यहां पे V क्या होता था सर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर चेंज इन पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं जीरो कर दूं तो यहां से करंट भी क्या हो जाएगा सर, जीरो बन जाएगा। यहां से करंट भी क्या बन जाएगा मेरे भाई, जीरो बन जाएगा। और अगर करंट जीरो बन गया, और बेसिकली करंट होता क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो इसका मतलब चार्ज का फ्लो भी क्या हो गया, बंद हो गया। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल सर, बात आ गई समझ में। तो भैया ये तेरे सारे के सारे तरीके थे सर किसके, चार्जिंग के। ये अपन पढ़ेंगे भैया जब अब पढ़ने का टाइम आएगा। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा काम का नहीं है। थर्मियोनिक इमिशन एक्सरे में पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है सर। अब ये मेथड ऑफ इंडक्शन कैपेसिटर में, मेथड ऑफ कंडक्शन कंडक्टर में। तो भैया अभी यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे हाँ या ना बोलो यार। बिल्कुल सर। तो अब आगे बढ़ें। अब अगर आगे बढ़ते हैं अपन, सर यहाँ पे कुछ एक चीज और आती है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। भैया कुछ प्रॉपर्टीज है, देख ले यार। बिल्कुल सर। सर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में मैं क्या बोलूंगा सबसे पहले कि सर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। बिल्कुल सर, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। कौन कौन से? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल सर। दूसरा कि सर चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। बिल्कुल सर। किस? चार्जेस आर एडिटिव
इन नेचर। मतलब ये मेरे भाई कि मान ले मैंने यहां पर कोई भी एक रैंडम शेप्ड बॉडी बना दी, बिल्कुल सर, और अगर मैं इसको ऐसा बोलूं, ठीक है, और मैं अगर ऐसा बोलूं कि भैया मान ले इसके अंदर मैंने इस प्रकार से चार्ज रख दिए +Q1 -Q2 +Q3 -Q4, इस प्रकार से मैंने टोटल चार्ज रख दिए मैंने बहुत सारे। तो अगर कोई पूछे कि भैया मेरे को ये बता दो इसके अंदर नेट चार्ज कितना होगा, तो तू बोलेगा कि सर मैं इन सारे चार्जेस को जोड़ दूंगा, बस जैसे मैं नंबर्स को जोड़ता हूं वैसे मैं सारे के सारे चार्जेस को जोड़ दूंगा। इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, Q1 -Q2, और हाँ चार्जेस को उनके रिस्पेक्टिव साइन के साथ जोड़ूंगा, Q1 -Q2 +Q3 -Q4, इस प्रकार से मैं सारे चार्जेस को जोड़ दूंगा और उस बॉडी पे नेट चार्ज निकाल लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा तीसरा कि सर चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये तूने पढ़ा होगा कि किसी भी बॉडी पे अगर मान ले कोई चार्ज है, किसी भी बॉडी पे अगर कोई चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो वो किसकी शक्ल सूरत का होगा, वो सर इस प्रकार की शक्ल सूरत का होगा, Q बराबर +-NE, जहां पर N क्या होता है मेरे भाई, N होता है सर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं ऐसा बोलूं विच चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, अगर यहां पे माइनस का हुआ तो वो हो जाएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज बेसिकली -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और अगर मैं प्रोटॉन पे बोलूं तो वो हो जाएगा +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर अब ये कहना क्या चाह रहा है, मैंने बोला भाई इधर सुनिए, कहना है ये चाह रहा है कि मान ले अगर कोई भी तेरे पास रैंडम शेप्ड बॉडी है इस प्रकार से, ठीक है सर, मेरे पास कोई भी ये रैंडम शेप्ड बॉडी है, ठीक है भाई, मैंने ऐसा बोल दिया, ठीक है, ये तेरे पास एक रैंडम शेप्ड बॉडी, और मैंने ऐसा बोला कि भैया मान ले इसके ऊपर जो चार्ज है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो एग्जिस्ट कर रहा है मान ले Q, तो वो भैया इस प्रकार की शक्ल सूरत का होगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, जहां पे जो N होगा मेरे भाई वो N क्या होना चाहिए मेरे भाई, इंटीजर। N की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो भैया क्या मेरे को एक बात बता मेरे को एक बात बता, मान ले लेट्स सपोज मैंने ऐसा बोल दिया कि भैया मान ले मेरे पास एक बॉडी है इस प्रकार से, बिल्कुल सर मेरे पास इस प्रकार से एक बॉडी है, मैंने बोला कि भैया मैंने इसमें से क्या किया, मैंने इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो इसका मतलब सर इस पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा। अब मेरे सर पहले ये बॉडी न्यूट्रल थी, इसका मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, इसका मतलब आपने क्या किया, नेगेटिव चार्ज निकाल लिया, इसका मतलब आपने पॉजिटिव बढ़ा दिया, और अगर पॉजिटिव बढ़ा दिया तो इसका मतलब कुछ इस प्रकार से आपने सिस्टम कर दिया कि सर इस पे जो अब चार्ज होगा वो हो जाएगा +5e, आपने -5 इलेक्ट्रॉन मतलब इतना चार्ज आपने निकाल लिया नेगेटिव में, तो अब इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, बिल्कुल सर यही बात है। मैं अगर ऐसा बोलूं सेम, अगर मैं यहां पर मैं ऐसा बोलूं कि भैया मैंने इसमें से 7 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो ये सर इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, तो तू कहेगा कि सर इस पे जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा +7e। तो क्या मेरी एक बात ध्यान से सुन, क्या तेरे को ऐसी फील आ रही है कि सर इलेक्ट्रॉन या तो निकलेगा या नहीं निकलेगा? क्या तू ये कह सकता है कि तूने इसमें से 2.5 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, क्या इस बात का कोई बेस बनता है? ये एकदम बेसलेस सी बात है, क्या इस बात का कोई सेंस बनता है? नहीं बनता मेरे भाई। अबे क्या ऐसा होगा क्या कि 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल लिए और जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो ऐसा सोच रहे कि भैया निकलूं या ना निकलूं, ऐसा होता है क्या? वो लटक रहा है बीच में ही? नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। इलेक्ट्रॉन या तो जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की बात है कि भैया इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो पूरा ही निकलेगा, कभी भी ये जो चार्ज है वो क्या नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, किसके? फ्रैक्शनल मल्टीपल नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। तो इसका मतलब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इस प्रकार की शक्ल सूरत का दिखाई देगा, जहां पे n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। बिल्कुल सर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो सर यहां पे n की वैल्यू क्या हो सकती है? n की वैल्यू 1,
0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, अब कोई चार्ज ही ना हो तो वैसे भी तो कर सकता है। अब इस पे भैया किस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं, इस पे इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उसने ऐसा बोल दिया कि मेरे को ये बता दो, अ चार्ज ऑन अ बॉडी इज गिवन एज Q बराबर कितना दे भाई, कितना दे, ओके 4.8 इंटू 10⁻⁻24 कूलम। वुड दिस चार्ज एग्जिस्ट, कि क्या भैया ये जो चार्ज है ये एग्जिस्ट करेगा, बता दो यार कि सर क्या ये जो चार्ज है वो एग्जिस्ट करेगा। तो सर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मेरी एक बात ध्यान से सुन, गौर से सुन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तेरे को क्या करना है, तेरे को ये करना है कि भैया गिवन चार्ज बराबर प्लस माइनस एन ई, बस इतना लिख देना। बात आ रही है समझ में। सर E की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो सर यहां पे जो चार्ज हमें गिवन है वो कितना गिवन है मेरे भाई, चार्ज हमें गिवन है सर 4.8 इंटू 10⁻⁻24 विच इज बेसिकली सर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब 4.8 10⁻⁻24 और ये क्या हो गया सर पॉजिटिव है तो इसका मतलब प्लस साइन यूज करूंगा। n की वैल्यू हमें पता नहीं है, n की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, और E की वैल्यू क्या है सर 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब मेरी एक बात गौर से सुन, क्या तेरे को यहां से फील आ रही है सर ये 3 से कट गया और यहां पर क्या बच जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻5 विच इज इक्वल टू n, और n की वैल्यू क्या आ गई 0.00003। क्या ये पॉसिबल है, इज दिस पॉसिबल? तू कहेगा कि सर नहीं, क्योंकि जो n की वैल्यू आनी चाहिए वो एक इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए, और ये तो इंटीजर आ ही नहीं रहा, फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, डेसिमल वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब सर ये चार्ज क्या नहीं करेगा, दिस चार्ज विल नॉट एग्जिस्ट। बिल्कुल सर, दिस चार्ज विल नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बात आ रही है समझ में। अगला क्वेश्चन अगर मैं ऐसा बोलूं, would a charge of 8 into 10⁻⁻14 coulomb exist or not? और अगर माइनस ले ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस साइन ले ले, ठीक है सर। अब वो उसने पूछ लिया कि क्या ये वाला एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तू सीधा लिख दे कि सर Q बराबर प्लस माइनस एन ई। अगर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे नेगेटिव रखूंगा। हमें Q की वैल्यू क्या दे रखी है सर, हमें Q की वैल्यू क्या दे रखी है -8 इंटू 10⁻⁻14 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस लिखूंगा, बिल्कुल सर। और अगर यहां से तेरे को फील आ रही हो, माइनस से माइनस कट गया और यहां से जो 1.6 और ये 5 से कट जाएगा, तो इसका मतलब यहां से जो n की वैल्यू निकल के आएगी 5, और इधर देख ये 10⁻⁻19 10⁻⁻4, यहां पे क्या बचेगा इस साइड में 10⁻⁻5 जो उधर जाके डिवाइड में और ऊपर जाके प्लस का बन जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल सर, क्या ये इंटीजर वैल्यू आ रही है? बिल्कुल सर, ये इंटीजर वैल्यू आ रही है। और अगर इंटीजर वैल्यू आ रही है मेरे दोस्त, तो इसका मतलब ये वाली जो चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है वो सर बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। यस, दिस चार्ज विल डेफिनेटली एग्जिस्ट। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया इस प्रकार के क्वेश्चन यहां पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े कि अगर मैं एक प्रॉपर्टी और लिखवाऊं यहां पर, क्या कि चार्ज इज इनवेरिएंट। सर इसका क्या मतलब हुआ? मैं अगर ऐसा बोलूं कि मान ले तेरे पास कोई चार्ज है, यहां पे मान ले तेरे पास कोई चार्ज है, तो अगर तू इस चार्ज को भैया धरती के दूसरे छोर या चांद पे या जुपिटर पे भैया कहीं पर भी जाके देखेगा, तो भैया इस चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा सेम रहेगी। इस चार्ज की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी मेरे दोस्त? हमेशा सेम रहेगी। चाहे तो इस चार्ज को लेके भैया चांद पे ले जा, चाहे जुपिटर पे ले जा, चाहे मार्स पे ले जा, चाहे धरती के दूसरे छोर पे ले जा, चाहे पाताल में ले जा, कहीं पर भी ले जा, आकाश में ले जा, पाताल में ले जा, कहीं पर भी ले जा, भैया इस चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। लेकिन भैया तूने अगर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती थी कि अगर किसी बॉडी का जो रेस्ट मास, अगर किसी बॉडी पे जो रेस्ट मास है वो अगर m0 है,
तो सर अगर वो बॉडी ऐसी स्पीड से भागे जो कि कंपेरेबल हो किसके, लाइट की स्पीड के, तो सर उसका मास चेंज जरूर हो सकता है। वो एक रिलेशन होता था, अगर तूने पढ़ा हो, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का होल अंडर रूट, अगर तूने ये पढ़ा हो भाई, बात आ रही है समझ में? तो भैया मास तो इस पे डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, लेकिन जो चार्ज है वो भैया डिपेंड नहीं करता। चार्ज जो है मेरे भाई डिपेंड नहीं करता। कोई अगर ऐसा बोले कि क्या मैं चार्ज को ऐसे लिख सकता हूं, तो भैया कान पे रैप्टा मारना, नहीं लिख सकते। बात आ रही है समझ में? नहीं लिख सकते, ये पॉसिबल नहीं है। बात आ रही है समझ में? तो इसीलिए हमने कह दिया कि सर चार्ज इज इनवेरिएंट। अगर यहां पर किसी चार्ज की वैल्यू क्यू है तो धरती के दूसरे छोर पे चला जा भैया, वहीं पे भी उसकी वैल्यू क्या रहेगी? क्यू ही रहेगी। ठीक है भैया, बात समझ में आ रही है? और दूसरा एक चीज और याद रखना कि अगर किसी बॉडी के पास मास है, अगर किसी बॉडी के पास मास है तो उसके पास चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर किसी बॉडी के पास भैया चार्ज है तो उसके पास मास तो होगा ही होगा, उसके पास मास तो होगा ही होगा। मतलब सर क्या कहना चाहते हो आप? मतलब ये मेरे भाई कि मान ले अगर तेरे पास यहां पर कोई बॉडी है इस प्रकार से, ठीक है सर, मेरे पास यहां पे कोई बॉडी है और मैंने बोल दिया कि इस ये ऊपर चार्ज है Q, तो भैया इसका कोई ना कोई मास तो जरूर होगा। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं इस बॉडी का मास है, तो जरूरी नहीं कि भैया इसके ऊपर चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। भैया मैं हूं, मेरे पास मास है, तो भैया इसका मतलब मेरे ऊपर चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बात आ रही है समझ में? लेकिन अगर मेरे पास चार्ज है तो इसका मतलब मेरे पास मास होगा ही होगा। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल सर, बात आ गई समझ में। तो भैया इसको ऐसे लिख लेना, कौन सी प्रॉपर्टी भाई? फिफ्थ, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। ठीक है, और एक चीज और याद रखना कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो उसके ऊपर टोटल चार्ज रहता है वो ऑलवेज क्या रहता है? कंजर्व रहता है, कि जितना चार्ज टोटल पहले था उतना ही क्या रहेगा मेरे भाई बाद में। बात आ रही है समझ में? तो भैया ये थी तेरी भैया चार्ज की प्रॉपर्टी। अब इस पे मैं ज्यादा टाइम इस पे नहीं दे सकता। अब आगे बढ़ते हैं अपन किस पे? कूलम्स लॉ पे। कूलम्स लॉ बेसिकली क्या कहता था सर? ये बेसिकली सिर्फ दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाले इंटरेक्शन फोर्स का फॉर्मूला देता था। दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाले इंटरेक्शन फोर्स का फॉर्मूला देता था। मतलब क्या कि अगर उसने बोल दिया कि आपके पास दो चार्ज पार्टिकल्स है Q1 और Q2, और उसने कह दिया सर कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो उसने कह दिया कितनी है मेरे भाई? वो उसने कह दिया कि इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो कह दिया उसने स्मॉल r। तो उसने कह दिया कि इस वाले चार्ज पार्टिकल पे ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है वो फोर्स लगाएगा, वो कुछ इस प्रकार से लगाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है इसको रिपेल करेगा, इस दिशा में लगाएगा। ठीक है, तो सर इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा जिसको उसने Fe से डिनोट किया, तो Fe इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। और यहां पर एक चीज उसने और कही कि इन दोनों के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, या किसी एक चार्ज पे जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? 1/r² के। तो इसका मतलब जब तू इन दोनों को कंबाइन करके लिखेगा तो कुछ इस प्रकार का स्टेटमेंट आएगा। इसका मतलब Fe, अब जब तू इस साइन को हटाएगा तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता था कि Q1 Q2/r²। बिल्कुल सर, ये वाला स्टेटमेंट आता था। तो जब मैंने यहाँ पे इस k की वैल्यू रखी, और याद रखना इस k की वैल्यू होती है 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। भैया इस एप्सिलॉन नॉट को अपन बोलते थे भैया परमिटिविटी। और अगर यहाँ पे एयर की बात हो रही है तो यहाँ पे मैं एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा, और एप्सिलॉन नॉट को अपन बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। खैर मैं अभी इसके अंदर नहीं जाना चाहता, इफेक्ट ऑफ मीडियम में अभी अपन नहीं जाएंगे, कल के लेक्चर में चलेंगे। बिल्कुल सर। तो अब भैया बात करो तो भैया बेसिकली ये स्टेटमेंट निकल के आया तेरा, बेसिकली तेरा ये स्टेटमेंट निकल के आया। बिल्कुल सर, ये स्टेटमेंट निकल के आया।
ठीक है, बात आगे समझ में, ये स्टेटमेंट निकल के आया। तो भैया किसी एक चार्ज पार्टिकल पर दूसरे चार्ज पार्टिकल ने कितना फोर्स लगाया, तू बोलेगा सर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बात आ रही है समझ में, जहां पे के की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं हवा में बात करूं तो हवा में इस के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अबे यूनिट तो तू यहीं से भी निकाल लेगा सर, इसको फोर्स की यूनिट न्यूटन, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर, यहां पे ले जा, इन दोनों की यूनिट कूलम स्क्वायर, वो नीचे आ गई। तो भैया इस प्रकार से बात आगे समझ में। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हवा के लिए होती है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात आगे समझ में, इस प्रकार से बस इतना याद रख। और हाँ याद रखना कि ये जो लॉ है, कूलम्स का जो लॉ है, ये केवल और केवल किसके लिए वैलिड है, ये केवल और केवल वैलिड है किसके लिए, पॉइंट चार्ज पार्टिकल के। कोई अगर ऐसा बोल दे तेरे पास एक स्फीयर है और एक रॉड है, तो तब तू वहां पर क्या नहीं लगा सकता, उन दोनों के बीच में कूलम्स लॉ नहीं लगा सकता डायरेक्टली। बात आगे समझ में, ठीक है भैया। और ये जो भी फोर्स है, ये दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है, ये भी याद रखना। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। तो भैया आगे बढ़े, ठीक है। और हाँ कि ये एक सेंट्रल फोर्स भी होता है, इट इज ए सेंट्रल फोर्स, कि भैया ये दोनों चार्जेस के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है। बिल्कुल सर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। तो सर अगर इस वाले चार्ज पार्टिकल ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो क्या ये वाला चार्ज पार्टिकल भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा? मैंने बोला बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एक्शन रिएक्शन पेयर, अगर इसने यहां पे लगाया तो ये यहां पे लगाएगा। बिल्कुल सर। और कितना लगाएगा? सर उतना ही लगाएगा जितना इसने लगाया। इसका मतलब ये क्या करेगा मेरे भाई, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करेगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। बिल्कुल सर, बात आगे समझ में, ठीक है भैया। इस प्रकार से ये सारी कहानी यहां पर है। बिल्कुल ठीक बात है भैया। क्या इस पे अब मेरे को बता, कोई भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल सर, कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो सर अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब अगर आगे बढ़ें, ठीक है सर। अब इस पे भैया कुछ सवाल करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक सवाल करते हैं, ताकि तू ये ना कहे कि सर आपने बेसिक वाले सवाल तो करवाए नहीं। ठीक है, अब इस पे सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। मैं अगर ऐसा बोलूं कि भैया मान ले मैंने यहां पर रख दिया एक क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज फिक्स, जिसको फिक्स कर दिया, इसको भी रख दिया प्लस क्यू चार्ज, और यहां पर रख दिया मैंने एक तीसरा प्लस क्यू चार्ज। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैं तेरे से ऐसा पूछूं कि भैया मेरे को इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स बता दे कितना होगा, और मैंने बोल दिया कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो तब तू कैसे बोलेगा? मैं अगर ऐसा बोलूं इसकी साइड L है, तो तू बोलेगा कि सर मैं यहां पे कूलम्स लॉ लगाऊंगा। कूलम्स लॉ के मुताबिक सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुन भैया। यहां पे ये देखना बहुत जरूरी है कि भैया किस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स पूछा गया है और उस चार्ज पार्टिकल पे कौन फोर्स लगा रहा है। भाई ये चीज देखना बहुत जरूरी है। बात आ रही है समझ में कि सबसे पहले किस पे फोर्स पूछा है और कौन फोर्स लगा रहा है। भैया ये चीज तेरे को समझना बड़ी जरूरी है। उसने क्या कहा कि आपको इस वाले चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाना है, तो इसका मतलब किस पे पूछा है, उसका जवाब मिल गया। अब कौन कौन लगाएगा? सर इस चार्ज के ऊपर कोई दूसरा चार्ज ही फोर्स लगाएगा, तो इसका मतलब ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा। सबसे पहले अगर मैं इसके लिए बात करूं तो सर ये कैसे लगाएगा? ये इस वाली लाइन के अलोंग लगाएगा, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग। और दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव यानी कि इसको रिपेल करेगा। इसका मतलब यहां पे इस प्रकार का फोर्स लगेगा ऐसे। बिल्कुल सर, जिसकी मैं वैल्यू लिखूं तो कैसे लिखूंगा? के Q1 की वैल्यू Q, Q2 की वैल्यू Q, दोनों के बीच की दूरी L, तो इसका मतलब के Q² अपॉन में L²। बिल्कुल सर, ऐसे ही लगेगा। अब मैं अगर ऐसा बोलूं कि भैया ये तो इसने लगाया, अब ये वाला भी तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ना। और याद रखना, फोर्स अप्लाइड बाय वन चार्ज पार्टिकल ऑन द अदर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द थर्ड चार्ज। कि भैया इसको जितना फोर्स पहले लगाना था ये उतना ही बाद में लगाएगा। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके ऊपर तीसरा या चौथा कितने बंदे फोर्स लगा रहे हैं। ये कहेगा कि भैया हमें तो जितना फोर्स लगाना था हम उतना ही लगाएंगे, हमें जितना इसको पीटना है हम उतना ही पीटेंगे, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता भैया ये पहले से कितना पिटा हुआ है। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल सर, बात आ गई समझ में। ठीक है, तो अब अगर आगे बढ़े तो सर ये वाला बंदा भी फोर्स लगाएगा इसके ऊपर।
बिल्कुल सर। और कैसे लगाएगा? इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगाएगा इस प्रकार से, ठीक है। और पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इसका मतलब रिपेल करेगा इस प्रकार से। और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जिसको मैं F2 बोल दूं तो कहेगा सर K Q1 Q2 बाय L स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या हो गया सर, K Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर। भैया इसी को मैं बोलूंगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। भैया अगर किसी एक चार्ज पार्टिकल पे मल्टीपल चार्जेस फोर्स लगा रहे हो तो उनके ऊपर लगने वाले नेट फोर्स को भैया मैं कैसे दिखा सकता हूं, उनके ऊपर लगने वाले नेट फोर्स को मैं कैसे लिख सकता हूं भैया, वो बता देगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वही देगा, ठीक है। तो अब मेरी बात सुन सर, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आपको दो फोर्सेस मिल गए, दोनों फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं, एक ऐसे लग रहा है एक ऐसे लग रहा है। इन दोनों, अब दोनों के दोनों वेक्टर है, दोनों के दोनों वेक्टर है तो रिजल्टेंट हमें निकालना पड़ेगा। और किसी एंगल पर है तो ये वाला एंगल कैसे निकालूंगा, अबे ये एंगल 60 तो वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल भी क्या हो गया 60। तो अब अगर मैं तेरे से ऐसा पूछूं कि भैया मैं देख, यहां पे न समझदारी से चलना पड़ता है, क्या दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड आपस में सेम है? बिल्कुल सर। तो मैंने बोल दिया भैया, इसको मैंने बोल दिया F और इसको भी मैंने बोल दिया F। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों 60 डिग्री पर है। और जब दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के 60 डिग्री पर होते हैं तो भैया उन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेगा? रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है, √a² + b² + 2ab cos थीटा, जहां पे थीटा यहां पे कितना है 60 डिग्री, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, तो वहां पे जो रिजल्टेंट आता था वो आता था √3 टाइम्स। तो इसका मतलब सर इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो इसका मतलब बीचों बीच में से जाएगा। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर बीचों बीच में से जाएगा तो इसका मतलब ये भी F दोनों 60 डिग्री पे, तो जो नेट रिजल्टेंट निकलेगा वो कुछ इस प्रकार से निकलेगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी √3F, विच इज बेसिकली कितना, √3KQ² बाय L स्क्वायर। इस प्रकार से बात आ रही है समझ में? इस प्रकार से निकलेगा। बोलो यार, बात आई समझ में? बिल्कुल सर, बात आ गई समझ में। तो और सर अब अगर तेरे से कोई पूछ ले कि सर ये वाला एंगल कितना होगा, तो तू बोल सकता है सर ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि बीचों बीच में से निकला है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए। अब अगर वो तेरे से I∠J में पूछे तो भैया लिख सकता है कि नहीं लिख सकता? सर ये मान लो रिजल्टेंट निकला जो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है 30, तो इसका मतलब सर इसको अगर मैं F नेट बोल दूं तो ये क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस F नेट का कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा सर F नेट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F नेट cos 30, और वर्टिकल में कितना हो जाएगा नीचे की तरफ F नेट sin 30। तो तू यहां पे कैसे लिख सकता है वेक्टर फॉर्म में इसको, F नेट cos 30 I और प्लस में F नेट sin 30 नीचे की तरफ -J, इस प्रकार से। बात आगे समझ में? अभी रुक अभी इस पे और सवाल करेंगे। मैं अगर ऐसा बोलूं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मैंने बोल दिया मेरे पास है ये एक स्क्वायर, बिल्कुल सर मेरे पास है ये एक स्क्वायर, जिस पे मैंने इस प्रकार से रख दिए +Q चार्ज फिक्स, +Q चार्ज फिक्स, +Q चार्ज फिक्स, बिल्कुल सर इस प्रकार से रख दिया। और मैंने बोल दिया मैंने यहां पर एक +Q चार्ज और रख दिया, तो मेरे को इस वाले चार्ज पे बता दो नेट फोर्स कितना लगेगा। तो तू कहेगा कि सर सबसे पहले आप ये देखोगे कि इसके ऊपर फोर्स पूछा है, तो मैंने बोला कि भैया इसके ऊपर फोर्स पूछा है, तो इसका मतलब इस बात का जवाब मिल गया। अब इस पे कौन कौन से बंदे फोर्स लगाएंगे? सर इस पे ये वाला बंदा भी फोर्स लगाएगा, ये वाला बंदा भी फोर्स लगाएगा और ये वाला बंदा भी फोर्स लगाएगा। तो सबसे पहले मैं हर एक की वजह से फोर्स निकालूंगा। तो कैसे निकालूंगा? तो इधर देख इधर देख इधर देख। सबसे पहले सर दोनों पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये वाला बंदा इसको रिपेल करेगा और दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग करेगा, मतलब कुछ इस प्रकार से। मैं अगर दिखाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से जाएगा, ऐसे, ठीक है सर। जिसको मैंने बोल दिया F1, जिसकी वैल्यू, और अगर मैं बोल दूं कि इसकी साइड की जो लेंथ है वो होगी L, तो अगर मैं इस फोर्स की वैल्यू लिखूं F1 की, तो कह देगा सर K Q1 Q2 बाय L स्क्वायर, ये वाली होगी। वैसे ही अगर मैं इस वाले की वजह से लिखूं तो ये वाला भी कैसे फोर्स लगाएगा? सर ये वाला भी दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगाएगा, कुछ इस प्रकार से, बिल्कुल सर। और अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब ये इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा, बिल्कुल सर। तो जिसको मैंने बोल दिया ये हो गया F2, और F2 की वैल्यू सर K
Q1 Q2 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से। बिल्कुल सर। अब सर क्या केवल और केवल ये दोनों बंदे ही फोर्स लगाएंगे क्या? नहीं सर, एक ये भी तो बच गया। लेकिन सर इस वाले बंदे की जो दूरी है वो इससे कितनी है? डायगोनल के अलोंग, और डायगोनल के अलोंग है तो इसका मतलब ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा? √2L। कितना हो जाएगा मेरे भाई? √2L। लेकिन अब मेरी बात सुन, अगर मैं यहां पे एक डायगोनल वाली लाइन बनाऊं कुछ इस प्रकार से, यहां पर एक डायगोनल वाली लाइन बनाऊं, तो क्या डायगोनल वाली लाइन पे इसके अलोंग ही फोर्स लगेगा? पॉजिटिव पॉजिटिव इसके ऊपर इसको रिपेल करेगा, तो इसका मतलब इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। बिल्कुल सर। और उसकी जो वैल्यू होगी उसको मैंने बोल दिया F3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय √2L का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन में 2L स्क्वायर। बिल्कुल सर। अब मेरी बात सुन, यहां पे करना पड़ेगा तेरे को समझदारी से डील। कैसे? कि सर इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड आपस में सेम है, तो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मैं KQ स्क्वायर अपॉन में L स्क्वायर को F बोल दूं तो कोई समस्या नहीं है। वैसे ही सर ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मेरे भाई F/2। बिल्कुल सर। अब मेरी बात सुन, तू एक बार के लिए इस पिंक वाले को भूल जा। क्या यहां पे दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के 90 डिग्री पर है? बिल्कुल सर, 90 डिग्री पर है। और जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के 90 डिग्री पर होते हैं तो भैया उन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो एकदम बीचों बीच में से जाता है, और उनका जो नेट रिजल्टेंट आता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हो जाता है भैया √2 टाइम्स। तो इसका मतलब सर इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो कुछ इस प्रकार से निकलेगा, जिसको मैं बोलूंगा इस प्रकार से। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √2F। एकदम बीचों बीच में से निकलेगा। अब मेरी एक बात सुन, इस वाले चार्ज पे लगने वाले दो फोर्स हो गए, एक तो √2F और एक ये हो गया F/2। तो इसका मतलब सर इस पे जो F नेट आएगा वो कितना आएगा? उसका मैग्नीट्यूड लिखूं तो वो कितना आएगा? √2F प्लस F/2 विच इज बेसिकली F कॉमन ले लिया, √2 प्लस 1/2। तो भैया यही तेरा हो गया। और अगर मैं F की वैल्यू लिखूं तो तू बोलेगा सर KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर √2 प्लस 1/2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर तू I कैप J कैप में लिखना चाहे वैसे भी लिख सकता है। कैसे भैया? ये वाला एंगल हमें पता है क्या होता है, 45 डिग्री बीचों बीच में से निकला है। तो सर ये वाला नेट फोर्स अगर इसको एक बार के लिए मैं A बोल दूं तो सर ये क्या बन जाएगा? हॉरिजॉन्टल में A cos 45 प्लस I कैप, और सर ये क्या बन जाएगा? A sin 45 माइनस J कैप। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल सर, बात आ गई समझ में। तो ये इस प्रकार से तेरे से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। इसी में ठीक है भैया, इसी में एक क्वेश्चन और बनता है ऐसे। वो अगर ऐसा बोल दे, ठीक है, वो अगर ऐसा बोल दे, यहां पर उसने रख दिया +Q, यहां पर उसने रख दिया प्लस का 3Q, यहां पर उसने रख दिया प्लस का 4Q। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसने बोल दिया कि ये भैया दोनों फिक्स है, दोनों के दोनों फिक्स है। बिल्कुल सर, दोनों के दोनों फिक्स है। और अगर ये दोनों के दोनों फिक्स है तो भैया मेरे को ये बता दे कि अब इस वाले चार्ज पे कितना फोर्स आएगा। तू कहेगा कि सर कोई बड़ी बात नहीं है, मैं फिर से कूलम्स लॉ लगा दूंगा। कैसे सर? सबसे पहले ये देखूंगा कि कौन किस पे फोर्स पूछा है, और फिर मैं ये देखूंगा कि कौन कौन इस पे फोर्स लगा रहा है। तो सर यहाँ पे किस पे फोर्स पूछा है? इस पे। अब इस पे कौन कौन से बंदे फोर्स लगाएंगे? एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसका मतलब ये वाला इस पे इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगाएगा इस प्रकार से। बिल्कुल सर। अब क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब ये इसको रिपेल करेगा, मतलब ऐसे फोर्स लगाएगा। अगर मैं इसको एक बार के लिए F1 बोलूं तो F1 बराबर K Q1 3Q Q2 अपॉन में, अगर मैं बोलूं इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये L स्क्वायर विच इज बेसिकली 3KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। और अगर मैं एक बार के लिए KQ स्क्वायर अपॉन में L स्क्वायर को F बोल दूं तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है भाई।
और अगर मैं तेरे से ये पूछूं कि भैया ये वाला जो 4q चार्ज है, अब ये इसके ऊपर ये भी फोर्स लगाएगा, दोनों पॉजिटिव है तो ये भी इसको रिपेल करेगा, मतलब इस वाली लाइन के अलोंग इस पे फोर्स लगाएगा। और कैसे लगाएगा? ऐसे। ठीक है भाई, तो ये कैसे लगेगा? F2 बराबर K 4q q डिवाइडेड बाय L स्क्वायर विच इज बेसिकली K 4K q स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर विच इज बेसिकली 4F। बिल्कुल सर। अब मेरे को एक बात बता सर, ये वाला एंगल 60 तो वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल भी 60, तो इसका मतलब सर अगर मैं यहां से बात करूं कि इस बार दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के नहीं है, जब दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के नहीं है, दोनों के बीच का एंगल तेरे को पता है, एफ नेट निकालेगा कैसे? सर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस दोनों के बीच का एंगल 60। बोल यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से जो भी वैल्यू आए वो तेरी क्या आ जाएगी? एफ नेट की वैल्यू आ जाएगी। भैया ये जो सिंपल क्वेश्चन था, अब अगर मैं तेरे से ऐसा बोलूं, अब अगर मैंने बोला कि भैया मान ले यहां पर ठीक है भैया, इस पे ऐसे माइनस क्यू फिक्स प्लस क्यू, ठीक है, और इस पे प्लस क्यू। अब मेरे को बता कि इस वाले प्लस क्यू चार्ज पे जो यहां पे रखा हुआ है, इस पे कितना फोर्स लगेगा? तू बोलेगा सर इस पे पूछा है, ठीक है, कौन कौन फोर्स लगाएगा? ये और ये। बिल्कुल सर। अब तो इस पे मैं कैसे निकालूंगा? सबसे पहले इस वाले प्लस क्यू की वजह से कैसे लगेगा? सर फोर्स लगेगा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब सर कैसे आएगा? रिपेल करेगा, तो ये कुछ इस प्रकार से फोर्स लगाएगा इसके ऊपर। बिल्कुल सर, इस प्रकार से फोर्स लगाएगा। तो इसकी वैल्यू अगर तू लिखने जाएगा, F1 बराबर K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, अगर ये L है तो ठीक है सर। अब सर ये वाला भी तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, लेकिन ये खुद में माइनस है, और अगर माइनस है तो इसका मतलब मेरे भाई ये क्या हो गया? माइनस है तो ये इसको अपनी ओर बुलाएगा कि भैया आजा आजा मेरी तरफ आजा, ये अट्रैक्ट करेगा, और अगर अट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब ये कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ऐसे। बिल्कुल सर। और अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं तो ये आएगा K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। अब यहां पे एक पंगा आता है, कई बच्चे क्या करते हैं कि भैया इसको यहां पे माइनस के साथ लिख देते हैं। वो बोलते हैं कि सर ये माइनस का चार्ज है ना, तो मैं यहां पे माइनस लिखूंगा। तो मेरी बात सुन, क्या तूने यहां पे फोर्स की दिशा ऑलरेडी दिखा दी कि फोर्स कैसे आएगा? और अगर तूने फोर्स की दिशा दिखा दी तो तेरे को भैया इस जब तू ये फोर्स लिखता है यहां पे तेरे को माइनस लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर तू अब यहां पे माइनस लिख रहा है ना, तो इसका मतलब तू क्या कर रहा है? तू इसको उल्टा नहीं, तू इसको सीधा बना दे रहा है, ऐसे बना दे रहा है, ऐसे दिखा देगा। और यहीं पे तेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरे भाई? गलत हो जाएगा। बात आ रही है? और याद रखना कि अगर तूने फोर्स की दिशा कंसीडर कर ली, अगर तूने फोर्स की डायरेक्शन दिखा दी, तो उसके बाद तेरे को इस फॉर्मूले में भैया माइनस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर तू माइनस लिख देगा तो तू भैया डबल बार कर देगा इसको, ठीक है, क्योंकि तूने दिशा भी दिखा दी और फिर तू क्या कर रहा है? तू माइनस भी लगा रहा है। बात आ रही है समझ में? तो भैया इस प्रकार से नहीं करना, ठीक है। अब सर ये दो वेक्टर है हमारे पास, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन कितने डिग्री पे इंक्लाइन है? और अगर मैं एंगल पूछूं तो एंगल के लिए तू क्या बोलेगा? सर आप ये वाला देखो कैसे, सर ये वाला एंगल है 60। बिल्कुल सर। अगर ये एंगल 60 तो ये वाला एंगल होगा 120, क्योंकि पूरा एंगल 180 होता है, ये 60 तो ये 120, और अगर ये वाला 120 तो ये वर्टिकली अपोजिट ये भी कितना हो जाएगा? 120। और जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के 120 डिग्री पे इंक्लाइन होते हैं तो भैया इसका मतलब ये होता है उनका जो रिजल्टेंट होगा बीचों बीच में से जाएगा, और अगर बीचों बीच में से जाएगा कुछ इस प्रकार से जाएगा, ठीक है। और कितना आता है? वो उतना ही आता है 1 के मैग्नीट्यूड के बराबर। अगर ये F दोनों के बीच का एंगल कितना है? 120, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस प्रकार का आएगा, और कितना आएगा? F ही आएगा, ठीक है। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60। बात आ रही है समझ में? इस प्रकार से करना है।
बात आगे समझ में? बिल्कुल सर। अब इस पे अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन देख, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। मैं अगर ऐसा बोलूं, इस बार तेरे पास क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, मैंने बोल दिया यहां पर +4Q फिक्स, यहां पर +3Q फिक्स, यहां पर कितना ले भाई, यहां पर +Q, ठीक है सर। अब यहां पर कितना लू यार, ये ये L√2 वो नीचे, ठीक है भैया, यहां पे 6Q, ठीक है, और ये भी क्या है, फिक्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। मैंने तेरे से बोला कि भैया ये एक स्क्वायर पे रखे हुए हैं ये वाले चार्जेस, ठीक है, मैंने बोल दिया कि अब मेरे को इस वाले चार्ज पे फोर्स बता कितना आएगा, तो तू कैसे बोलेगा सर? सबसे पहले किस पे पूछा है वो हमें पता चल गया, बिल्कुल सर, किस पे पूछा है वो हमें पता चल गया, इस पे पूछा है। अब इस पे +3Q वाला कहां पे फोर्स लगाएगा? इस लाइन के अलोंग लगाएगा, दोनों के दोनों सेम नेचर के, रिपेल करेंगे, मतलब ऐसे। तो सर इसकी जो वैल्यू होगी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय L² विच इज बेसिकली 3KQ² डिवाइडेड बाय L², बिल्कुल सर यही आएगा। इसको अगर मैं एक बार के लिए F1 बोल दूं, और अगर मैं KQ² डिवाइडेड बाय L² को F बोल दूंगा, तो ये वाला फोर्स कुछ इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैं तेरे से ये पूछूं कि ये 4Q वाला चार्ज है, ये कौन सी दिशा में फोर्स लगाएगा, तो तू कहेगा कि सर ये भी पॉजिटिव रिपेल करेगा, इस दिशा में भगाएगा, मतलब ऐसे फोर्स आएगा। और कितना आएगा? F2 बराबर KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय L² विच इज बेसिकली 4F आएगा, बिल्कुल सर, ठीक है। अब सर अब एक ये वाला बंदा भी तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ना, और किस लाइन के अलोंग लगाएगा? इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग, कुछ इस प्रकार से, बिल्कुल सर, इनके बीचों बीच में से जाती हुई, ठीक है। और कितना फोर्स आएगा? एक सेकेंड, अगर मैं भाई ये तेरे को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सर ये समझ में आ गया, ठीक है। तो ये वाला बंदा जो फोर्स लगाएगा वो कुछ ऐसे लगाएगा, बिल्कुल सर ऐसे फोर्स लगाएगा, ठीक है। और अगर ये ऐसे फोर्स लगाएगा तो इस फोर्स का जब तू मैग्नीट्यूड लिखने जाएगा तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, पॉजिटिव। तो सर ये इसको मैं अगर F' बोलूं तो ये होगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय ये वाली डिस्टेंस होगी कितनी सर? L√2, तो यानी कि L√2 का स्क्वायर विच इज बेसिकली F' बराबर 6KQ² डिवाइडेड बाय 2L² विच इज बेसिकली 3F, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरी बात सुन मेरे भाई, अब सबसे पहले इन दोनों का रिजल्टेंट भी तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि सर हमें पता है 3 और 4 के जो वेक्टर होते हैं जब वो 90 डिग्री पे होते हैं तो सर उनका जो रिजल्टेंट होता है वो 5 होता है, और वो यहीं से निकलेगा, तो इसका मतलब 3 और 4 का नेट कितना होगा? 5। तो F नेट बराबर ये तो था 3F, और ये हो जाएगा सर 5F विच इज बेसिकली 8F। बात आगे समझ में? विच इज बेसिकली 8F, ठीक है सर, विच इज बेसिकली 8F। और भैया अगर तू भी यही सोच रहा है तो तू ये गलत सोच रहा है, क्योंकि ये वाला जो तेरा क्वेश्चन है मेरे भाई ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों सर, क्यों गलत हो जाएगा? अबे मेरे भाई मेरे बात सुन, क्या ये दोनों के दोनों वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं क्या? नहीं सर, बराबर मैग्नीट्यूड के नहीं है। और जब बराबर मैग्नीट्यूड के नहीं है तो तूने भैया इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों के बीचों बीच में से कैसे निकाल दिया? बीचों बीच में से तो तब निकलेगा ना जब ये बराबर मैग्नीट्यूड के होते, लेकिन सर ये तो बराबर मैग्नीट्यूड के हैं ही नहीं, ये 3 है ये 4 है, तो इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट 5 तो होगा, लेकिन कैसे निकलेगा मेरे भाई? 4 की तरफ ज्यादा झुका हुआ होगा, 4 की तरफ ज्यादा झुका हुआ होगा, ऐसे, ठीक है, 5F, ठीक है। और तेरे को पता होगा, और अगर नहीं पता तो भैया याद रखना कि ये 4 और ये 5, 4 और 5 के बीच का जो एंगल होता है मेरे भाई वो कितना होता है सर? वो होता है 37। 4 और 5 के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 37, ठीक है। तो सर ये वाला एंगल 37, बिल्कुल सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सर ये वाला जो वेक्टर है वो एकदम बीचों बीच में से जाएगा,
ये भी बात सही है। तो सर अगर ये वाला एंगल 45 हो गया, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 और ये बीचों बीच में से गया है, तो इसका मतलब ये 45, और अगर ये 45 तो वर्टिकली अपोजिट ये भी 45, और अगर ये 45 तो ये पूरा एंगल ये भी क्या हो जाएगा 45। लेकिन सर ये वाला कितना है 37, तो सर ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं अलग पेन से दिखाऊं, अगर अलग पेन से दिखाऊं तो ये वाला बचा हुआ कितना हो जाएगा 8 डिग्री। ये वाला कितना हो जाएगा 8 डिग्री। तो इसका मतलब सर अब ये जो दो वेक्टर बने, ये ब्राउन वाला और व्हाइट वाला 5F और 3F, अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 8 डिग्री। तो अब जब तू इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट निकालेगा, √a² + b² + 2ab cos थीटा, और यहां पे थीटा कितना है 8 डिग्री। तो तू बोलेगा सर मैं 8 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो भैया cos 8 डिग्री की वैल्यू ऐसे निकाल सकता है। एंड आई होप तेरे को भैया ये थोड़ा बहुत आता होगा कि सर cos a - cos b विच इज बेसिकली cos a cos b sin a sin b, इस प्रकार से बात आगे समझ में, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका मतलब cos a की जगह 45, b की जगह 37 प्लस sin a की जगह 45, sin b की जगह 37। तो इसका मतलब सर cos 45 1/√2, cos 37 4/5, ठीक है, sin 45 1/√2, sin 37 3/5। तो भैया जब ये करेगा यहां से वैल्यू निकाल देना, और जब यहां से वैल्यू निकाल लेगा तेरा आंसर आ जाएगा। बात आ रही है समझिए। तो भैया यहां पे वेक्टर में फंसा सकता है, यहां पे किस में फंसा सकता है मेरे भाई, वेक्टर में फंसा सकता है। जल्दी से इसको नोट कर, ठीक है भैया। तो आई होप तूने ये लिख लिया होगा। बिल्कुल सर। तो भैया इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मेरी बात सुन, वो वेरिएशन कैसे कर देगा, यहां पे वो कह देगा +2q, यहां पे कह देगा -3q। अब उसने पूछ लिया भैया इस पे मेरे को फोर्स बता दे, मेरे हिसाब से अब तू ये सारी बातें बता सकता है। बिल्कुल सर। अब भैया यहां पे एक प्रकार का क्वेश्चन और होता है, कैसा सर, इस प्रकार का। उसने कह दिया कि भैया मान ले ये तेरे पास एक रॉड है, क्या है मेरे भाई, रॉड है, जिसके ऊपर इस प्रकार से चार्ज हमने दिया हुआ है। बिल्कुल सर, इस प्रकार से हमने चार्ज इस पे दिया हुआ है, ठीक है भैया। और मैंने बोला कि भैया मान ले इससे, ठीक है, यहां पर मैंने एक दूसरा चार्ज पार्टिकल रखा है भैया Q', ठीक है, यहां पे मैंने एक दूसरा चार्ज पार्टिकल रखा Q', और इसके ऊपर जो चार्ज है वो मैंने बोल दिया भैया Q, और इसकी जो लेंथ है वो मैंने बोल दिया L है। बिल्कुल सर, इसकी जो लेंथ है वो L है। मैंने बोला कि इसके ऊपर Q चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब मेरे को ये बता दे, और अगर मैं यहां पे ये वाली वैल्यू दूं कि भैया ये इससे मान ले कितने डिस्टेंस दूर है सर, ये b डिस्टेंस दूर है इससे। बिल्कुल सर, इससे b डिस्टेंस दूर है। तो अब मेरे को एक बात बता, वो तेरे से पूछ रहा है कि भैया फाइंड द नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q', कि भैया नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q' क्या होगा, ठीक है सर। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि सर वो कहते हैं कि सर Q' पे फोर्स निकालना है तो F बराबर KQ² डिवाइडेड बाय सर L + B का स्क्वायर, और भैया यहीं पे तेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहीं पे तेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब कई बच्चे ये भी करते हैं कि भैया वो कहेंगे कि अच्छा सर ये गलत है ना, तो हम क्या करते हैं, इस टोटल चार्ज को इसके सेंटर ऑफ मास पे एज्यूम कर लेते हैं। सेंटर ऑफ मास पे क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो सर इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा F बराबर KQ² डिवाइडेड बाय L/2 + B का स्क्वायर। और भैया ये आंसर भी क्या हो जाएगा, गलत। बात आ रही है समझ में, ये आंसर भी क्या हो जाएगा, गलत। तो अब मेन चीज क्या है भैया, शायद तुम लोगों को फील आ रही होगी, कूलम्स लॉ मैंने बताया था, कूलम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर
पॉइंट चार्ज पार्टिकल। अबे यहां पे एक रॉड है और एक पॉइंट चार्ज है, कैसे लगा सकता है डायरेक्टली? तो भैया मेरे हिसाब से कई बच्चों को फील आ रही होगी सर हमें यहां पर इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा, और अगर इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा तो भैया अब मैं तेरे को एक मौका दे रहा हूं, जल्दी से तू ट्राई करके देख, जो भी तेरे को इंटीग्रेशन लगाना तो लगा के देख। स्क्रीन को पॉज कर और जल्दी लगा। अबे स्क्रीन को पॉज कर ले, आगे मत कर 10-10 सेकंड, ठीक है? जल्दी कर। तो भैया ठीक है, मेरे हिसाब से तूने ट्राई कर लिया होगा। मेरे को पता है भैया कई बच्चों ने बिल्कुल ट्राई नहीं किया होगा कि सर करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चल कोई बात नहीं भैया, लेकिन ये एटीट्यूड मत रखो, खुद से ट्राई करना सीखो मेरे भाई। बात आ रही है समझ में? खुद से ट्राई करना सीखो। तो भैया इस प्रकार से होगा। अब इधर देख, ये Q, L और ये Q', बिल्कुल सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर अब अगर मैं यहां पे इंटीग्रेशन करने जाऊंगा सॉरी मैंने बोल दिया कि भैया मान ले इस Q' से मैं x डिस्टेंस दूर गया, मान ले x पे गया मैं, ठीक है? और मैंने क्या किया कि x पर जाकर, x पे जाके एक dx थिकनेस का एक छोटू सा टुकड़ा पकड़ लिया कुछ इस प्रकार का। ये छोटू सा टुकड़ा पकड़ लिया कुछ इस प्रकार का, इसमें कलर फिल कर दे। कुछ इस प्रकार का, बिल्कुल सर। तो अगर मेरे को एक बात बता, ये अगर छोटा सा टुकड़ा लिया है कुछ इस प्रकार से, मान ले, ठीक है सर, ये इसकी लेंथ है dx, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब मेरे को एक बात बता, मैंने बोला कि भैया इसकी लेंथ है dx, तो अब मेरे को एक बात बता, इसका खुद का कुछ ना कुछ चार्ज तो होगा ना मेरे भाई? तो मैंने बोला जब टुकड़ा ही छोटा सा लिया है तो इसके ऊपर चार्ज भी छोटा सा होगा, जिसको मैंने बोल दिया dq, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरे को एक बात बता, क्या ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है, क्या ये खुद में एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल हो गया? अबे ये जो रॉड है वो एक तरीके से भैया छोटे छोटे पॉइंट चार्ज पार्टिकल से तो मिलकर बनी हुई होगी। बिल्कुल सर, छोटे छोटे पॉइंट चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होगी। तो इसका मतलब जब मैं इसके और इसके बीच में नेट फोर्स लिखने जाऊंगा तो उसको भी मैं dF ही बोलूंगा, क्योंकि छोटे से टुकड़े की वजह से छोटा सा ही फोर्स आएगा। K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भैया मेरी एक बात सुन, अब कई बच्चे यहां पे हो जाते हैं कंफ्यूज। अब मेरी बात सुन, अगर उसने भैया तेरे को फंसाना ही हुआ तो वो तेरे को क्या कर देगा भैया, यहां पे Q' की जगह Q ही दे देगा, Q' की जगह Q ही दे देगा, और तू सीधा यहां पे इंटीग्रेशन करेगा। और भैया यहां पे जब Q दे देगा तो वो तेरे को कह देगा, तू यहां पे क्या कर देगा, Q का इंटीग्रेशन कर देगा dQ के रिस्पेक्ट में, वहीं पे तेरा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो भैया ऐसे नहीं करना। तो अब भैया यहां पे दो तरीके हैं, या तो तू लगा दे यूनिटरी मेथड, कैसे सर? कि सर मेरे को तो इस dQ की वैल्यू पता लगानी है ना मेरे भाई। तो अब मेरी बात सुन, यहां पर सर यहां पे x भी वेरिएबल है, dq भी वेरिएबल है, तो कैसे करे? कोई ना कोई एक मतलब रास्ता तो निकालना पड़ेगा। तो अब अगर तू यहां पे यूनिटरी मेथड लगाएगा तो सीधा कह सकता है कि सर l लेंथ में q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। बिल्कुल सर, l लेंथ में q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर यूनिट 1 मीटर की लेंथ में कितना हो जाएगा, q/l, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अबे 50 रुपए के 10 पेन, तो एक पेन कितने का, 5 का। तो वही तो बात है कि सर L लेंथ में Q चार्ज, तो एक में कितना, Q/L। तो सर हमें तो कितनी लेंथ में चाहिए, dx लेंथ में, तो dx में कितना हो जाएगा, Q/L इंटू dx। बिल्कुल सर, तो इसका मतलब यहां से dq की वैल्यू क्या निकल के आ गई, ये, ठीक है? और दूसरा तरीका वही सेंटर ऑफ मास में जो अपन लगाते थे कि अगर L लेंथ में m मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे तू वहां पे लिखता था कि सर अगर L लेंथ में m मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एक में कितना होगा, m/l। तो इसका मतलब सर यहां पे क्या हो जाएगा, ये तूने लैम्डा लिख दिया m/l, और अगर तू वो पूछे कि dx लेंथ में कितना होगा तो तू बोलेगा सर m/l इंटू dx, विच इज बेसिकली लैम्डा इंटू dx। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भैया? तो यहां से अपनी dq की वैल्यू आ गई, तो ये आ जाएगा f और ये
अगर मैं लैम्डा की फॉर्म में लिखूं तो के लैम्डा क्यू डैश इंटू डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब भैया ये जो फंक्शन है ये एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका। अब सर x की लिमिट कहां से कहां तक ले, तो मेरी बात सुन, यहां से जो x तूने यहां से लिया है तो सबसे पहला जो चार्ज मिलेगा वो तेरे को यहीं पे किनारे पे तो मिलेगा मेरे भाई। बिल्कुल सर, यहां पे मिलेगा। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी है सर? x की वैल्यू तो b है। यहां पर x की वैल्यू कितनी है सर? x की वैल्यू तो b है। और सर फाइनली तेरे को कहां पे जाना है कि सारी की सारी रॉड की वजह से फोर्स आ जाए? पहला यहां पे, दूसरा यहां पर। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी चमकेगी? तू बोलेगा सर x बराबर b प्लस एल, और यहां पर x बराबर b। तो इसका मतलब x की लिमिट कहां से कहां तक रखनी पड़ेगी? b से b प्लस एल। तो इसका मतलब भैया क्या हो जाएगा? f बराबर के लैम्डा क्यू डैश बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? dx अपॉन में एक्स स्क्वायर b और b से लेके b प्लस एल तक। अब सर इसका इंटीग्रेशन भैया याद रखना कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में एक्स स्क्वायर भैया a से लेके b ये होता है भैया -1 अपॉन x a से लेके b। ठीक है, तो भैया इस प्रकार से k लैम्डा क्यू डैश, और ये क्या आ जाएगा? माइनस बाहर आ गया, ये आया 1/x b से लेके b प्लस एल तक। ठीक है, तो अब अगर आगे देखें तो ये आएगा f बराबर k लैम्डा क्यू डैश माइनस के साथ 1/b प्लस एल माइनस 1/b, विच इज बेसिकली f बराबर k लैम्डा क्यू डैश 1/b माइनस 1/b प्लस एल, ये आएगा। ठीक है, और अगर तू इसको सिंप्लीफाई करे, ठीक है, तो b प्लस एल ऊपर, b वहां पर, तो ये आ जाएगा l अपॉन में b इंटू b प्लस एल। ठीक है भैया, बात आ गई समझ में? ठीक है, और अब यहां पे तो एक काम कर, लैम्डा की वैल्यू और पुट कर दे। लैम्डा की वैल्यू और पुट कर दे, कैसे? के लैम्डा की वैल्यू थी के क्यू बाई एल, और ऊपर क्या आया था भाई? ऊपर क्या आया था? ऊपर आया था एल ही आया था। बिल्कुल सर, और यहां पर b इंटू बी प्लस एल, और एक था तेरा q डैश। क्या यहां से फील आ रही है कि सर l से l कट गया, और यहां पर क्या आया मेरे भाई? f बराबर k q डैश b। तो भैया यही तेरा निकल के आ गई नेट फोर्स। यहां पर तेरी क्या निकल के आ गई? नेट फोर्स। किस पे? उस क्यू डैश चार्ज पे। तो सर जितना फोर्स उस रॉड ने इस क्यू डैश पे लगाया है, तो उतना ही ये क्यू डैश भी किस पे लगाएगा? उस पे लगाएगा। बात आ रही है समझ में? उतना ही ये किस पे लगाएगा? उस पे लगाएगा। तो अब मेरी बात सुन भाई, अगर वो तेरे को यहां पे एक कंडीशन दे दे, इफ b इज वेरी 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 ग्रेटर देन l, कि भैया मान ले b की वैल्यू 10 लाख किलोमीटर और इसकी l की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो भैया तब क्या होगा? तब तू बोलेगा सर b प्लस एल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू b। अबे 10 लाख में अगर 10 सेंटीमीटर जोड़ेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा उस समय? ये बन जाएगा के क्यू डैश अपॉन में b, और ये भी b, इसका मतलब के क्यू डैश अपॉन में b स्क्वायर। तो ये बेसिकली क्या बन गया? एक तरीके से कूलम लॉ ही तो बन गया। अब मेरी एक बात सुन, अब अगर तू यहां पे देखे, अगर मैं इस कंडीशन को देखूं, इफ b इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, तब की बात कर रहा हूं मैं। तो अब मेरी बात सुन, अगर b इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि ये इससे बहुत दूर है। ये मान ले ये जो रॉड है वो जयपुर में है और ये पटना में है। तो इसका मतलब इसके लिए ये क्या हो गया भैया? पॉइंट चार्ज ही तो हो गया मेरे भाई। इसके लिए क्या बन गया सर? ये पॉइंट चार्ज ही तो बन गया। और पॉइंट चार्ज की वजह से तो अपन लगा ही सकते हैं, पॉइंट चार्ज की वजह से के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो भैया इस प्रकार से खेल खेलना है। यहां पे बात आ गई समझ में? बिल्कुल सर, बात आ गई समझ में। अब मेरी बात सुन, यहां तक तो हो गया अपना कूलम्स लॉ पे सारी की सारी बात। अपन और भी चीज पढ़ेंगे। बिल्कुल सर, कितना टाइम हो गया? ठीक है,
लेकिन अब मेरी बात सुन, अब इस पे भैया मेरी बात, जहां पर ये जो F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आ जाता है, वहां पर भैया तेरे 11th क्लास के सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। कैसे बनाए जा सकते हैं वो अपन अगली क्लास में भी पढ़ेंगे, लेकिन तू एक छोटा सा ट्रेलर देख यहां पर। कैसे अपन ने ये जो सवाल किए थे, ये वाला सवाल मान ले मैं इसकी एक कॉपी बनाता हूं यहां पे, ठीक है। अब वो तेरे से यहां पे पूछ लेगा फाइंड द हिंज फोर्स ऑन द सिस्टम, फाइंड द हिंज फोर्स ऑन द सिस्टम। अगर वो ऐसा बोल दे कि इन सब का मास m है, इसका भी m है, इसका भी m है और इसका भी m है, तब क्या होगा? तब मेरे को बता दे कि इस सिस्टम पे हिंज फोर्स कितना होगा। तो तू कैसे बोलेगा सर हिंज फोर्स? सर हिंज फोर्स के लिए अगर तूने क्लास 11th में थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो तो सर हिंज फोर्स होता है एफ नेट बराबर टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सर ये वाला चार्ज फिक्स, ये वाला चार्ज फिक्स, ये वाला चार्ज फिक्स, इसका मतलब सर ये तो रेस्ट पे रहेंगे, इनका एक्सेलरेशन क्या रहेगा? जीरो रहेगा। लेकिन अगर वो पूछे कि भैया इस पे तो नेट फोर्स आ रहा है ना, अगर इस पे नेट फोर्स आ रहा है तो इसका मतलब इस पे एक्सेलरेशन भी आया होगा, इसके पास एक्सेलरेशन भी होगा, और अगर एक्सेलरेशन होगा तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 प्लस m4a4, बिल्कुल सर, डिवाइडेड बाय टोटल मास। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर a1 की वैल्यू 0, ये वाला टर्म 0, a2 की वैल्यू 0, ये वाला टर्म 0, a3 की वैल्यू 0, तो ये वाला टर्म 0। केवल और केवल किसके पास फोर्स है? नेट फोर्स इसके पास। नेट फोर्स अगर इसके पास है तो इसका मतलब यहां पे कैसे लिखेगा इसकी वैल्यू? इसके ऊपर जो भी नेट फोर्स आया, मान ले इसके ऊपर F नेट फोर्स आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा F बाई m विच इज बेसिकली a4, ठीक है। तो जब तो a सेंटर ऑफ मास लिखेगा, इसका मास इंटू इसकी एक्सेलरेशन कितनी? F बाई m डिवाइडेड बाई टोटल मास, F से F कट गया तो ये आ गया F अपॉन में 5m, ठीक है। बात आ गई समझ में? अब वो तेरे से पूछा क्या था उसने? फाइंड हिंज फोर्स। F हिंज बराबर टोटल मास कितना है मेरे भाई? 5m। टोटल मास कितना है? अबे 4m था ना, सॉरी 4m था, 4m, ठीक है। ठीक है, ये हो गया 4m। इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है भाई? F अपॉन में 4m। तो यहां से मेरी बात सुन, क्या ये कट गया? और अगर ये कट गया तो भैया F हिंज क्या निकल के आया भाई? F हिंज क्या निकल के आया? F निकल के आया। जो इस पूरे सिस्टम पे लग रहा होगा, जो इस पूरे सिस्टम पे लग रहा होगा, वही तो तेरा क्या हो गया मेरे भाई? हिंज फोर्स हो गया। बात आ गई समझ में? ठीक है। अब मेरी बात सुन, ये तो किस पे निकाला तूने? पूरे के पूरे सिस्टम पे। मैं अगर ऐसा बोलूं कि भैया मेरे को पर्टिकुलरली तुम इस पे बता दो, पर्टिकुलरली इस पे बता दो, तो अब अगर तू पर्टिकुलरली इस पे बताएगा तो सबसे पहले क्या बोलेगा? सर इसके ऊपर एक तो ये वाला बंदा फोर्स लगा रहा है ऐसे, इसके ऊपर एक ये वाला बंदा भी फोर्स लगाएगा ऐसे, बिल्कुल सर। अब ये वाला बंदा भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ऐसे, बिल्कुल सर। अब मेरी बात सुन, सर ये वाला बंदा जितना फोर्स यहां पे लगा रहा है उतना ये वाला बंदा फोर्स लगा रहा है, और यहां पर ये वाला बंदा भी फोर्स लगा रहा है। मान ले इनका जो भी रिजल्टेंट आया, अगर मैं ऐसा बोलूं केवल अगर ये तीन ही लग रहे होते तो क्या ये चार्ज पार्टिकल आगे भाग जाता? बिल्कुल सर, इसके पास एक्सेलरेशन आ जाता, और अगर एक्सेलरेशन आ जाता तो क्या ये आगे भाग जाता? लेकिन सर ये तो फिक्स है, आपने यहां पे जो भी लगाया हो, कोई भी फेविक्विक लगाई हो, कोई भी ग्लू स्टिक लगाई हो, कुछ भी लगाया हो, आपने इसको यहां पे पकड़ के रखा है, आपने इसको यहां पे गम से चिपका के रखा है, तो इसका मतलब जितना फोर्स इन सब ने लगाया होगा, क्या उसका जो नेट रिजल्टेंट अपोजिट में उस गम ने लगा दिया होगा, हिंज ने लगा दिया होगा, उस जो तूने कील ठोक रखी है उसने लगा दिया होगा? बिल्कुल सर, उसने लगा दिया होगा। तो इसका मतलब यहां पे जो नेट फोर्स आएगा, जो ये वाले बंदे लगा रहे थे ऐसे, वही तो क्या हो जाएगा? इसके ऊपर लगने वाला हिंज फोर्स कुछ ऐसे, ठीक है। बात आगे समझ में? और हां याद रखना कि भैया अगर वो तेरे से इंडिविजुअली पूछे, मेरी बात सुन, जितना फोर्स ये वाला बंदा इसके ऊपर लगा रहा है उतना ही फोर्स ये वाला बंदा इसके ऊपर भी लगाएगा। ये अपन ने पढ़ी थी एक्शन रिएक्शन पेयर।
जितना फोर्स ये वाला बंदा इसके ऊपर लगाएगा उतना ही फोर्स ये वाला बंदा इसके ऊपर भी लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। जितना फोर्स ये वाला बंदा इसके ऊपर लगाएगा उतना ही फोर्स ये वाला बंदा इसके ऊपर भी लगाएगा। बिल्कुल सर। अब अगर मैं बोलूं कि भैया, अगर मैं बोलूं कि इसके ऊपर केवल इन तीनों की चली होती तो क्या ये भाग जाता? और अगर ये भाग जाता मेरे भाई तो इसका मतलब, लेकिन ये तो फिक्स है, लेकिन अगर ये फिक्स है तो इसका मतलब क्या हो गया? किसी ना किसी फोर्स ने तो कैंसिल किया होगा ना उन सब के रिजल्टेंट को, तो वही फोर्स तो हो जाएगा इसके ऊपर लगने वाला एफ हिंज। बात आ गई समझ में? और अगर तेरे से यहां पे पूछ ले, यहां पे बता देना, यहां पे पूछे यहां पे बता देना। कैसे बताएगा? मेरी बात सुन सुन सुन, इधर सुन, मेरी बात सुन। अब अगर मैं इसकी वजह से बात करूं, इसकी वजह से फोर्स आया, इस वाले की वजह से इसके ऊपर इधर, ठीक है सर, इसकी वजह से इधर, ठीक है सर, और इसकी वजह से इधर, कुछ ऐसे, ठीक है। सेम मैं ऐसे ही बोलूं कि सर इसकी वजह से, इस वाले की वजह से इसके ऊपर ऐसे, ठीक है वह, और अगर इसकी वजह से बोलूं, इसकी वजह से, मान ले, मेरी बात सुन, बात सुन, बात सुन, गौर से सुन, इसकी वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से इसके ऊपर आया ऊपर। अब जितना फोर्स इस वाले चार्ज ने इसके ऊपर लगाया, क्या उतना ही ये भी लगाएगा इसके ऊपर ऐसे? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अगर ऐसा बोलूं कि इस वाले चार्ज के ऊपर इसने फोर्स लगाया इस दिशा में, मान ले कुछ इस तरीके से, तो क्या ये वाला चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा कुछ इस तरीके से? एक्शन रिएक्शन पेयर। बिल्कुल सर। मैं अगर ऐसा बोलूं कि इस वाले चार्ज ने इसके ऊपर फोर्स लगाया ऐसे, तो क्या ये वाला चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ऐसे? बोल मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर ऐसा बोलूं कि इस वाले चार्ज पार्टिकल ने इसके ऊपर फोर्स लगाया ऐसे, तो क्या ये भी तो फोर्स लगाएगा इसके ऊपर ऐसे?